आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री चैप्टर हमारा 9वां है। इसका है भाग 2। ठीक है, और पार्ट 1 हमने करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो उसे देख लो। टॉपिक शुरू करते हैं अकबरनामा और बादशाहनामा। यहाँ से क्या क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं इसको समझिए। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको इतिवृत्त के बारे में बता दिया था, पांडुलिपि के बारे में बता दिया था। अगर आपने देखा हो तो आपको पता होगा, उससे संबंधित ही है ये। तो इसे याद करते हुए समझते हुए चलेंगे। तो देखिए, अकबरनामा और बादशाहनामा जो है, ये दोनों जो पांडुलिपि थी, इसमें कई सारे चित्र मिले हैं। और चित्र के बारे में मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, इसमें कई सारे चित्र मिले हैं। तो प्रत्येक पांडुलिपि जो थी उसमें एवरेज माना गया है लगभग कि 150 जो पेज हैं, ठीक है, या फिर डबल पेज को देखें तो उनमें जो चित्र मिले हैं वो किस चीज़ के चित्र मिले हैं। अब यहाँ पे आपको पेज वगैरह तो याद नहीं रखना है कितने पेज क्या थे, पर आपको इतना जरूर याद रखना है कि ये जो अकबरनामा और बादशाहनामा थे, इसमें कुछ चित्र मिले हैं। चित्र कौन से मिले हैं? लड़ाई के चित्र मिले हैं, शिकार के चित्र मिले हैं, इमारत का बनाना, इमारत का निर्माण करना, इसके चित्र मिले हैं, घेराबंदी के चित्र मिले हैं और दरबारी दृश्य के चित्र मिले हैं। ठीक है, तो अकबरनामा जो थे, अकबरनामा के जो लेखक है वो अबुल फजल है। और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 1 मार्क्स का। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके बिल्कुल डीप पूछे जाएंगे, वो आप साथ के साथ याद करते हुए चलें। यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखना था कि अकबरनामा और बादशाहनामा जो है दोनों ही मुगल काल की पांडुलिपि है। इसमें कई सारे चित्र मिले हैं, इतना याद हो जाएगा। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि चित्र जो मिले हैं वो किस चीज़ के मिले हैं। तो आप बताओगे कि लड़ाई के मिले हैं, शिकार के मिले हैं, इमारत बनाने के मिले हैं, घेराबंदी के मिले हैं, दरबारी दृश्य के मिले हैं। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि अकबरनामा जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो अबुल फजल जो था इसके द्वारा लिखी गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल अच्छे से समझ जाओ। चलते हैं आगे। अबुल फजल जो था एक विद्वान व्यक्ति था। ये अरबी भाषा भी जानता था, ये फारसी भाषा भी जानता था, ये यूनानी दर्शन के बारे में भी मतलब जानकारी रखता था, ये सूफीवाद को भी पसंद करता था। तो इस तरीके से आप समझोगे कि ये काफ़ी मतलब विद्वान था। और अबुल फजल जो था एक प्रभावशाली स्वतंत्र चिंतक था, यानी मतलब प्रभावशाली व्यक्ति था और स्वतंत्र होकर सोचता समझता था हर चीज़ों को। और इसने क्या किया, इसने उलमा के विचारों का विरोध किया। उलमा के कौन से विचारों का विरोध किया? पार्ट 1 में आपको बताया था। जो उलमा थे, जो इस्लाम और शरिया को मानने वाले थे, ठीक है, या फिर आप इनको रूढ़िवादी कह सकते हो, या आप इनको कट्टरता के रूप में भी देख सकते हो। क्योंकि लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में क्या बताया था कि ये चित्र को मतलब गलत बताते थे। तो आपने देखा क्या कि लास्ट वीडियो में अबुल फजल जो था वो चित्र को बहुत अच्छा मानता था, और पांडुलिपि जो थी उसमें चित्र होते थे। लेकिन जो उलमा वर्ग जो था वो चित्र को बहुत बेकार मानता था। ठीक है, उलमा वर्ग वो कहता था चित्र बनाने नहीं चाहिए, ये ईश्वर का जो काम है वो एक कलाकार अपने हाथ में ले रहा है, यानी चित्र बनाकर। ठीक है, तो ये इसको गलत मानते थे। पर ये जो अबुल फजल था वो इसको सही मानता था, इसलिए इनके विचार नहीं मैच करते थे। तो इसने क्या करा, हमेशा से दकियानूसी जो उलमा के विचार थे, बेकार रूढ़िवादी विचार थे, उसका विरोध किया। ठीक है, ये पॉइंट याद रखने आपको। इसके बाद क्या था कि भाई अबुल फजल जो था एक योग्य व्यक्ति था, गुणवान व्यक्ति था, इसलिए अकबर जो था वो बहुत प्रभावित हुआ इससे। अकबर ने क्या करा, इसको अपना सलाहकार और अपनी नीतियों की प्रवक्ता के रूप में उपयुक्त पाया। उसे लगा कि यह अच्छा सलाहकार हो सकता है और हमारी जो नीतियां हैं उसका प्रवक्ता, यानी प्रवक्ता जो उसके बारे में बताए लोगों को। ठीक है, तो उसके प्रवक्ता के रूप में उपयुक्त पाया। अबुल फजल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ अबुल फजल पे थोड़ा ध्यान देना। दरबारी इतिहासकार जो थे, दरबारी इतिहासकार के रूप में अबुल फजल जो था उसने अकबर के शासन से जुड़े विचारों को लिखा था। अबुल फजल ने अकबरनामा की शुरुआत की, इसको लिखा, और 1589 के बाद से 13 वर्षों तक कहा जाता है कि इस पे काम चला। यानी अब आप सोचो कि ये उस समय की बात है जब मतलब प्रिंटिंग जैसी सुविधाएं नहीं थी, किताबें जो थी वो हाथ से लिखी जाती थी। ठीक है, तो 13 वर्ष लगे होंगे। अगर 13 वर्ष तक लिखा है तो समझो कितना मतलब समय लगा होगा, मतलब कितनी मेहनत लगी होगी उस पुस्तक को लिखने में। तो 13 वर्षों तक कार्य किया, इसमें कुछ सुधार भी किए। और ये जो अकबरनामा है ये 3 जिल्द में है। जिल्द का मतलब यहाँ पे आप भाग समझ सकते हो, दफ्तर समझ सकते हो, पार्ट समझ सकते हो, वॉल्यूम समझ सकते हो, या फिर अगर आपको इतना नहीं समझ में आया, आपको मुश्किल लग रहा है, तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ। जिल्द का मतलब आप यहाँ पे बुक समझ सकते हो, यानी आप ये कह सकते हो कि अकबरनामा जो है वो 3 बुकों में लिखी गई है। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जैसे आपकी हिस्ट्री है 12th की, वो भी 3 बुकें आपके पास। ऐसे ही सेम अकबरनामा भी समझ लो 3 हिस्सों में थी। पहले और दूसरे हिस्से में क्या था, पहला और दूसरा हिस्सा जो है वो इतिहास के बारे में बताता है,
ये आपको याद रहेगा। तीसरा हिस्सा जो था ये था आईने अकबरी, ठीक है, आईने अकबरी। तो ये आपको याद रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सिंपल भी है पर आपको याद जरूर रखना है क्योंकि आईने अकबरी जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है पेपर में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। पहली जिल्द जो थी, पहली बुक जो थी या पहला पार्ट जो था, आप ऐसे समझ लो, पहला पार्ट जो था उसमें आदम से लेकर अकबर के जीवन की एक खगोलीय घटना मतलब कालचक्र और मानव जाति के इतिहास के बारे में लिख दिया। लेकिन जो दूसरी जिल्द थी, दूसरा जो इसका पार्ट था, उसमें अकबर का जो 46वां शासन वर्ष था जो कि 1601 पर खत्म होता है, वहां तक की जानकारी लिखी हुई थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अबुल फजल जो है इसकी हत्या कर दी गई। तो यहां से ये मुझे लगता है शायद ऐसा क्वेश्चन अगर आ भी गया पेपर में तो शायद ही आए, पर ये आपको याद रखना है कि इसकी हत्या किसने की थी। तो अबुल फजल की जो हत्या थी वो अकबर का जो बेटा था सलीम उसके द्वारा की गई थी। मतलब उसने अपने एक चेले के साथ या अपने एक जानकार के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और उसके तहत अबुल फजल को मार दिया गया, ठीक है। तो सलीम और वीर सिंह बुंदेला ये दोनों जिम्मेदार हैं इसकी हत्या के लिए। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। तो यहां पे आपको ये पॉइंट याद रहेंगे। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं अकबरनामा में क्या है। तो ये आपके एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, शायद शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने देखा था, अकबरनामा के बारे में पूछा हुआ था। तो अकबरनामा जो है इसमें राजनीतिक घटनाओं की जानकारी मिलती है। अब ये पूछा जाए कौन से समय की जानकारी मिलती है तो आप कहोगे कि अकबर के काल की जानकारी इसमें मिलती है, आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है। आगे क्या है, अकबर का जो साम्राज्य था कहाँ तक फैला हुआ था, कैसे फैला हुआ था, उसकी पूरी भौगोलिक स्थिति की जानकारी इसमें मिलेगी। सामाजिक व्यवस्थाएं क्या थी, सामाजिक नियम क्या थे वो जानकारी मिलेगी। प्रशासनिक व्यवस्था कैसी रही थी वो जानकारी मिल जाएगी। सांस्कृतिक जो पक्ष थे इन सब का विवरण मिलता है अकबरनामा के अंदर। तो ये पॉइंट अब बहुत सिंपल है पर आपको याद रखने हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। एक क्वेश्चन है आईने अकबरी, मैं आपको कहूंगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझते रहो। अभी मैंने क्या बताया था कि अकबरनामा जो था उसको 3 बुक में या 3 भाग में लिखा गया था। पहले 2 भाग जो थे वो इतिहास के बारे में बताते हैं, तीसरा भाग जो है आईने अकबरी है। तो आईने अकबरी इंपॉर्टेंट है, इसे समझिए। तो आईने अकबरी को अगर पढ़ें तो ये समझ में आता है कि जो मुगल साम्राज्य है, देखिए ध्यान दीजिए इस बात पे कि जो मुगल साम्राज्य है ये एक मिश्रित संस्कृति वाला साम्राज्य है। अब मिश्रित संस्कृति का क्या मतलब है यहाँ पे, तो यहाँ पे मतलब ये है, इनका कहने का मतलब ये है कि जो समाज था उस समय का उसमें हिंदू लोग भी रहते थे जो हिंदू धर्म को मानते हैं, जैन लोग भी रहते तो जो जैन धर्म को मानते हैं, बौद्ध लोग और मुसलमान दोनों रहते थे, ठीक है। बौद्ध भी रहते थे यहाँ पे, मुसलमान भी रहते थे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रहेगा। तो इस तरीके से जब अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रह रहे हैं इसलिए इसको मिश्रित संस्कृति का नाम दिया गया आईने अकबरी में, ठीक है। अबुल फजल की भाषा जो थी बहुत ही अलंकृत थी, बहुत ही सजी हुई भाषा में लिखता था, बहुत ही मतलब अलंकारों वगैरह का इस्तेमाल बहुत करता था, किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर लिखना, इन सब चीजों को भी ध्यान रखा गया था उसमें। इस भाषा के पथों, यहाँ पे टाइपिंग के एरर है, ये आएगा पाठ। इस भाषा के पाठों को ऊंची आवाज में पढ़ा जाता था। अब आप देखो चाहे कोई भी लेख हो, अगर उसको ऊंची आवाज में पढ़ा जाएगा ना, कोई भी लेख, तो उसमें 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो लय बनी होनी चाहिए, लय, और दूसरा कथन शैली, यानी उसको बोलने का स्टाइल जो है उसको बहुत महत्व दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको सामने किसी को बुक पढ़ने को बोल दिया जाए और वो कुछ इस तरीके से पढ़ रहा है कि ना तो कोई लय बनी है ना कोई तरीका है, कहाँ से शुरू करा कैसे करा आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी चीज को लय में पढ़े, तरीके से पढ़े, ठीक है, तो उसको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यही है कि जो भी मतलब अबुल फजल के द्वारा जो भी लिखा हुआ था वो भाषा बहुत अलंकृत होती थी और इसके द्वारा लिखे गए जो पाठ थे उसको ऊंची आवाज में पढ़ना पड़ता था और लय का और कथन शैली का बहुत ध्यान रखा जाता था, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इस भारतीय फारसी शैली को दरबार में संरक्षण मिला था। संरक्षण मिलने का मतलब है राजा का सपोर्ट मिलना, आप ये कह सकते हो, ठीक है। बादशाहनामा, यहां पे देखिए एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है और मैं आपको एक बात बता दूं यहां पे कंफ्यूजन भी हो सकती है। अभी हमने पढ़ा था अकबरनामा, अकबरनामा जो है अकबर के समय की बात बताता है और उसमें किसने लिखा था, अभी हमने पढ़ा कि उसको अबुल फजल ने लिखा था, ठीक है। लेकिन बादशाहनामा जो है ये इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है अब्दुल हमीद लाहौरी। आप नाम याद रख पाएंगे, अब्दुल हमीद लाहौरी। 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब्दुल हमीद लाहौरी जो थे वो अबुल फजल का शिष्य था और इसकी योग्यता जो थी उसके बहुत चर्चे सुने थे शाहजहां ने।
कि भाई ये मतलब बहुत योग्य व्यक्ति है, अबुल फजल का जो चेला है या शिष्य है अब्दुल हमीद बहुत ही योग्य है। तो इसकी योग्यता के बारे में सुनकर शाहजहां ने इसको क्या काम दिया, इसको कहा कि जिस तरीके से अकबरनामा लिखा गया है उसी तरीके से तुम मेरे दरबार का, यानी शाहजहां कहता है कि जिस प्रकार से अकबरनामा लिखा गया है ऐसे ही मेरे दरबार की जो शासन की जो घटनाएं हैं उसके बारे में लिखो। यानी इसको किस लिए नियुक्त किया गया, इसके शासनकाल के इतिहास को लिखने हैं। समझ में आ गया आपको? तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें, बिल्कुल नाम याद रखना है। बादशाहनामा जो था ये एक सरकारी इतिहास या फिर आप इसको दरबारी इतिहास कह सकते हो, सरकारी इतिहास कह सकते हो, ठीक है, ऐसा इतिहास था। इसको भी 3 जिल्दों में बांटा था, यानी 3 वॉल्यूम में कह सकते हो, भाग में कह सकते हो, हिस्सों में कह सकते हो। प्रत्येक जिल्द जो है वो 10 चंद्र वर्ष का ब्यौरा देती है। अब ये चंद्र वर्ष क्या होता है, देखिए विकिपीडिया अगर आप सर्च करोगे तो मिलेगा आपको कि चंद्र वर्ष जो है एक बाहर का कोई कैलेंडर होता था, ल्यूनर ऐसे कोई कैलेंडर बोलते हैं उसको, उसके अनुसार होता था। तो इसमें क्या बोला जाता है, जो 10 चंद्र वर्ष जो होता है, एक चंद्र वर्ष में ऐसा कहा जाता है कि 354 दिन होते हैं, आई थिंक 354 दिन माने जाते हैं, ठीक है, क्योंकि 11 दिन कम होते हैं। अगर आप 11 दिन जोड़ दोगे इसमें तो ये 365 दिन बन जाएंगे, और 365 तो हमारे आज के समय के कैलेंडर के हिसाब से होते हैं, पर इस चंद्रवर्ष वाले कैलेंडर के हिसाब से 354 दिन होते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक जिल्द जो थी 10 चंद्र वर्षों का ब्यौरा देती है, ऐसा कहा जाता है। और लाहौरी जो था उसने बादशाह के शासनकाल के पहले 2 दशकों, 2 दशक का मतलब समझ रहे हो, पहले 20 साल, यानी एक दशक में 10 साल होते हैं तो 2 दशक में 20 साल हो जाएंगे। यानी लाहौरी ने बादशाह का जो काल था उसके पहले 2 दशक पर, ठीक है, 2 दशकों पर पहला और दूसरा दफ्तर लिखा, यानी 3 दफ्तरों में 3 जिल्दों में बटा हुआ था ये। तो पहला और दूसरी जो जिल्द है वो क्या है, इसके शासनकाल के जो पहले 2 दशक थे, यानी पहले जो 20 वर्ष थे उस 20 वर्ष की जानकारी पहले और दूसरे दफ्तर में मिल जाता है। फिर तीसरा दफ्तर भी बच गया, यानी तीसरा पार्ट भी बच गया। तो ये क्या है, इसे देखते हैं। तो इन जिल्दों में बाद में शाहजहां का जो वजीर था सादुल्ला खां, उसने कुछ सुधार करा इनमें, ठीक है, इनमें कुछ एडिट वगैरह करा। और ये जो शाहजहां का जो, क्योंकि इस समय में ऐसा माना जाता है कि ये जो अब्दुल हमीद लाहौरी था ये बूढ़ा हो गया था, बीमार हो गया था, इसलिए बाकी का काम इसके द्वारा कराया गया। तो नाम भी आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। लेकिन जब अंग्रेज वगैरह भारत में तो 1600 से आने शुरू हो गए थे, व्यापार के बहाने आए थे, ठीक है, व्यापार वगैरह जो था, लेकिन बाद में वो यहाँ पे बस गए और फिर इन्होंने क्या करा, यहाँ पे अपना गुलाम बना लिया, मतलब भारतीयों को। तो जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या करा, भारत में इन्हें एक चीज़ समझ में आ गई थी अंग्रेजों को कि हमारा जो कल्चर है भारतीय समाज का, वो कल्चर उनके कल्चर से बहुत ज़्यादा अलग है। तो अगर यहाँ पे शासन करना है, इन लोगों पर शासन करना है, तो हमें इनके इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। अंग्रेजों को ये बात समझ में आ गई कि अगर इन लोगों पे हमें शासन करना है, इनका बहुत अलग सिस्टम है, तो इनको पहले हमें इनका इतिहास पढ़ना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या हुआ, जो अंग्रेज थे उन्होंने साम्राज्य को समझने के लिए जो यहाँ का इतिहास था उसको बेहतर ढंग से अध्ययन किया, बहुत अच्छे से पढ़ा, उसको बहुत अच्छे से अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद ही वो समझ पाएंगे क्या कहानी है। तो एक अंग्रेज था जिसका नाम था सर विलियम जोन्स। ये सर विलियम जोन्स, आपको नाम याद रखना है, 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन बहुत पेपर में आ सकते हैं आपके। तो 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। विलियम फोर्ट शायद है, कोलकाता वगैरह बंगाल में आप पढ़ते हो, वहाँ पे इसकी स्थापना है। और 1784 में जो विलियम जोन ने करी है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा और आप मुझे कमेंट में इसका आंसर दो कि ये जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है इसका मतलब क्या है, ठीक है। मैं आपको मतलब नहीं बता रहा हूँ, आप मुझे कमेंट में इसका मतलब बताएंगे, इसकी स्थापना क्यों की गई, और इसकी अगर स्थापना हुई भी तो इसमें क्या काम होता था, किस काम का है ये, थोड़ा सा मुझे कमेंट में समझाइए। गूगल सर्च करो, जानकारी इकट्ठी करो और कमेंट में लिखिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में याद रखना, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो था, इसमें जो भारतीय पांडुलिपि थी, जो मुगल काल की जो पांडुलिपि वगैरह जो मिली थी, उन पांडुलिपियों को संपादन किया गया, प्रकाशन उसको पब्लिश किया गया। और आपको पता है, देखो, अगर आप सल्तनत काल को पढ़ते हो, मुगल काल को पढ़ते हो, तो आप देखते हो कि कभी हिंदवी भाषा में लिखे हुए मिले हैं, तो कहीं पे तुर्की भाषा में लिखे हुए मिलते हैं कुछ ग्रंथ, कुछ विवरण जो हैं वो फारसी भाषा में लिखे हुए मिलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग भाषा में लिखे हुए मिले थे। अब क्या हुआ, अंग्रेजों ने इसकी जिम्मेदारी उठा ली। जिम्मेदारी किस चीज़ की उठा ली, उसको
ट्रांसलेट करने की, यानी जो इनको जैसे मान लो तुर्की भाषा में है या फारसी भाषा में है या किसी अन्य भाषा में है, उसको अनुवाद करेंगे यानी उसका ट्रांसलेशन करेंगे। कैसे, किस में करेंगे? इंग्लिश भाषा में करेंगे, क्योंकि अंग्रेज थे, इन्होंने उसका इंग्लिश में कर दिया। तो नाम याद रखोगे आप, हेनरी बेवरिज। हेनरी बेवरिज जो थे, इन्होंने अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहीं पे अनुवाद से मेरे को याद आ गया एक पॉइंट, अगर आपने पार्ट 1 देखा था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि बाबर नामा जो था, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, तो ये तुर्की भाषा पढ़ा था, अगर आपने याद ध्यान दिया हो तो इस तुर्की को अकबर के समय में क्या करवाया गया था? इस बाबरनामा को अनुवाद करवाया गया था। किसमें करवाया गया था? अकबर के द्वारा। अब ये आपके लिए आज का दूसरा क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि बाबरनामा या बाबर के समय का जो लिखा हुआ मिला था वो तुर्की में था, लेकिन उसको अकबर के समय में बाद में उसको ट्रांसलेट करवा दिया गया किसी दूसरी भाषा में। वो दूसरी भाषा कौन सी थी? तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ ये आपको याद हो जाने चाहिए, इसीलिए मैं पूछता हूँ ताकि आप थोड़ा सा रिसर्च करो, ढूंढो और मुझे बताओ। तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसे सुनिए। यहाँ पे क्या कहानी है देखिए, आदर्श राज्य एक दैवीय प्रकाश, इसका क्या मतलब है इसे समझते हैं। जो दरबारी इतिहासकार थे, जो दरबार के इतिहासकार थे, उन्होंने ऐसे कई साक्ष्य, कई सबूतों का हवाला दिया और ऐसा दिखाने की कोशिश की कि ये जो मुगल राजा है ना, जो मुगल शासक है, इनको ईश्वर ने भेजा है और ईश्वर की शक्तियां इनके अंदर हैं। ठीक है, ऐसा कुछ कहा। अब कैसे कहा इसको थोड़ा समझिए। एक दंत कथा है और ऐसा माना जाता है, उस दंत कथा के अनुसार, एक कथा समझ लो, एक कथा है, उसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि मंगोल की एक रानी थी जिसका नाम था अलाकुआ। नाम याद रखें, एक मंगोल की रानी थी जिसका नाम था अलाकुआ। ये अपने शिविर में आराम कर रही थी, तभी क्या हुआ, सूर्य की किरण, सूर्य का जो प्रकाश था वो इन पर पड़ा, सूर्य की किरण इन पे पड़ी और उससे, सूर्य की किरण से ये गर्भवती हो गई, यानी कि प्रेग्नेंट हो गई। ठीक है, अब यहां पे समझो कि सूर्य का प्रकाश एक महिला पे पड़ा और वो महिला उस प्रकाश से प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती हो गई। और ये कहा जाता है कि ये जो प्रकाश था, इससे इस महिला का जो बच्चा हुआ, जो भी पुत्र वगैरह जो भी हुआ होगा, कह रहे उसमें वो सूर्य का दैवीय प्रकाश आ गया था और इसलिए वो प्रकाश जो था फिर उसके बाद आगे पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता गया आगे। तो मुगल अपने आप को कहीं ना कहीं इस तरीके से जोड़ के बताते थे कि मतलब ईश्वर से ऊपर से प्रकाश, दैवीय प्रकाश आया, उन्होंने हमें केवल शासन करने के लिए बनाया है, प्रजा पे शासन करने के लिए बनाया है, मतलब इस तरीके से घुमाने की कोशिश की गई थी। तो आप इसे थोड़ा सा समझिए। अब आप थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा कि भाई ये क्या कहानी है, मतलब सूर्य से प्रकाश आ गया, कैसे वो गर्भवती हो जाएगी, पर क्या पता भाई कोई टेक्नोलॉजी रही हो उस जमाने में। तो आगे चलते हैं, हम इसको इग्नोर करते हुए आगे चलते हैं। तो उसके द्वारा क्या हुआ, कहा गया कि वो जो भी बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेने वाली जो संतान थी उस पर दैवीय प्रकाश का प्रभाव हुआ, यानी वो शक्तिशाली हो गया, वो शासन करने के योग्य हो गया, मतलब इस तरीके से बताया गया। और ये प्रकाश एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता रहा। ईश्वर का ये जो प्रकाश था, इसको ग्रहण करने वाली बात जो है, अबुल फजल जो था, उसने भी बहुत ऊंचे स्तर पे उठाया, इसको फैलाई इस बातों को। और ऐसा ही एक सूफी संत रहे थे उस समय में, सूफी सिहाबुद्दीन सुहारवर्दी, नाम थोड़े से आपको याद रखने पड़ेंगे, सूफी सिहाबुद्दीन सुहारवर्दी, उन्होंने भी कुछ ऐसी ही बात का समर्थन किया था, ऐसी बात उठाई थी। तो ये कुछ कहानी है। तो यहां से शायद क्वेश्चन पता नहीं आएगा नहीं आएगा, पर आपको फिर भी इसे ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, अब बात करते हैं सुलह उकुल। मैं बता दूं आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुलह उकुल याद रखना है। तो सुलह उकुल जो था, अकबर के समय में चलाई गई एक नीति के रूप में आप समझ सकते हो। इसके अनुसार क्या है कि मुगल इतिवृत्त जो है साम्राज्य, मुगल इतिवृत्त साम्राज्य को हिंदुओं, जैनों, जरथुस्तियों, पारसियों यानी कि मुसलमानों, इन रूपों में देखता है कि मतलब कहता है कि भाई साम्राज्य जो था उसमें हिंदू भी रहते थे, जैन भी रहते थे, जरथुस्त भी रहते थे, मुसलमान भी रहते थे, बौद्ध वगैरह भी रहते थे, ऐसा कहता है। ठीक है, ऐसे अनेक अलग अलग धार्मिक समुदाय जो थे वो समाज में मिले हुए थे, यानी कि समाज में जाओगे तो आपको अलग अलग धर्म के रहने वाले लोग मिलेंगे। तो जो सुलह ओ कुल है, सुलह ए कुल है, वो क्या कहता है कि बादशाह जो है वो इन सभी पर, चाहे कोई भी किसी भी धर्म का हो, बादशाह जो है सभी धार्मिक समूहों के ऊपर होता है, यानी बादशाह से ऊपर कोई नहीं है, चाहे
कोई हिंदू हो चाहे जैन हो चाहे कोई भी हो, लेकिन बादशाह से ऊपर कोई नहीं। एक तो ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद क्या है, मान लो इनके बीच में कभी विवाद हो जाए, कुछ हो जाए, तो बादशाह के जरिए क्या करवाया जाता है, मध्यस्थता कराई जाती है। और ये सुनिश्चित करना होता है कि न्याय और शांति बनी रहे, जो उसका साम्राज्य है, जो उसका समाज है, उसमें न्याय और शांति बनी रहे, ये बादशाह की जिम्मेदारी थी। तो सुलह ए कुल जो है ये पूर्ण शांति के आदर्श को प्रबुद्ध शासन की आधारशिला बताता है। यानी कि इन कहने का मतलब है, सुलह ए कुल ने ये कहा है कि भाई समाज में अगर पूर्ण शांति होगी तो ही समाज जो है वो सही तरीके से चल पाएगा। आदर्श समाज हम उसी समाज को कहेंगे जहाँ पे शांति होगी। तो सुलह ए कुल जो है वो क्या कहता है कि भाई समाज में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, जैन भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, जरथुस्त्र भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, आप ये सब कहोगे। तो ये जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं, इनकी संस्कृति, इनकी विचारधारा, पूजा पाठ के तरीके भी अलग हैं। ऐसे में ये क्या कहते हैं कि सभी व्यक्तियों को, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, सभी धर्मों को, सभी मतों के लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपनी बात, अपने विचार रख सकता है, पूरी आज़ादी है। लेकिन कुछ शर्तें क्या हैं ये भी याद रखना। सुलह ए कुल कहता है कि ये जो नीतियां हैं ये राज्य के जरिए लागू की जाएगी। राज्य का मतलब है शासक के द्वारा या शासन के द्वारा। शर्तें याद रखो, शर्त क्या है, शर्त ये कहा गया है कि भाई कोई किसी भी धर्म का है वो अपने धर्म को माने, अपने धर्म को मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसे राज्य को नुकसान नहीं पहुंचाना। आपस में दो धर्म वाले लोग आपस में नहीं लड़ेंगे, कुछ ऐसी शर्तें रखी गई थी। ठीक है, सभी धर्मों को समान माना जाएगा, अपने पूजा पाठ तरीका जो भी है सबको अपने तरीके से हक है, वो अपने पूजा पाठ के तरीके से उसको अपना सकते हैं, मना सकते हैं, लेकिन कोई किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए, ऐसी बात की गई थी। ठीक है, और मुगलों के अधीन जो अभिजात वर्ग था, अभिजात वर्ग मतलब जो ताकतवर वर्ग समझ लो आप, अभिजात वर्ग जो था उसमें मिश्रित किस्म थी, यानी अलग अलग तरह के लोग थे। जैसे इसमें ईरान के भी थे, ईरानी लोग, तुरानी भी थे, इनमें अफगान के अफगानी भी थे, राजपूत लोग भी थे, दखनी लोग भी थे। ठीक है, दखनी ऐसे लिखा जाएगा, इसमें दखनी भी शामिल थे। तो इन सभी ये जो थे वो राजदरबार में एक तरह से समझ लो अभिजात, मुगलों के अभिजात वर्ग, यानी ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठे हुए लोग थे ये। तो इनको जो इनकी पोस्ट मिली थी या इनको जो पुरस्कार या जो गिफ्ट मिलता था वो पूरी तरह से राजा के प्रति उनकी सेवा और निष्ठा पे आधारित था। यानी अगर कोई इनमें से, चाहे ईरानी हो, चाहे तुरानी हो, चाहे अफगानी हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो राजा के प्रति वफादार है, राजा के प्रति निष्ठा है उसकी, तो उसको अच्छा पद मिलेगा, अच्छा पुरस्कार मिलेगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो सुलह ए कुल क्या था, एक शांतिपूर्ण वाली नीति आप समझ सकते हो, जो कहते थे कि भाई जो भी जिस भी धर्म का है वो अपने धर्म को अपने तरीके से मान सकता है, पर किसी को नुकसान ना पहुंचे, कुछ इस प्रकार की बातें उसमें कही गई है। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ऐसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं कि अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा पे जो कर लगता था, जो टैक्स लगता था, और 1564 में जो जजिया कर लगता था, यानी जो गैर मुसलमानों पे कर लगता था, इस टैक्स को क्या करा, अकबर ने समाप्त कर दिया। 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ऐसे पूछे जा सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो सभी ये क्यों करा, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि ये मतलब विभिन्न समुदायों के बीच में कहीं ना कहीं सही चीज नहीं है ये इस तरीके के टैक्स लगाना, भेदभाव या जो भी समझ लो, तो इसलिए ये कहा गया था। सभी मुगल बादशाहों ने उपासना स्थलों, जो भी पूजा पाठ के स्थल होंगे, चाहे मजार हो चाहे जो भी हो, उपासना स्थलों के निर्माण और रख रखाव के लिए अनुदान दिए, चाहे मस्जिद का निर्माण कराना हो या जो भी हो, इसके लिए क्या किया इन्होंने, अनुदान दिए। औरंगजेब जो था उसने अपने शासनकाल में गैर मुसलमान पर जजिया फिर से लगा दिया। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन आपके बन गए। अकबर जो था उसने जजिया कर को समाप्त कर दिया, औरंगजेब जो था उसने जजिया कर लगा दिया। अब ये जजिया कर क्या होता है, ये एक प्रकार का टैक्स होता है। ठीक है, ये टैक्स किससे लिया जाता है, तो ये गैर मुसलमान, यानी जो लोग मुस्लिम धर्म को नहीं मानते उनसे टैक्स लिया जाता था, ये वाला। ठीक है, जजिया, तो ये धर्म से संबंधित टैक्स आप समझ सकते हो इसको। अब एक बात करते हैं लास्ट में। अब एक पॉइंट और आपका याद यहाँ पे आपको रखना है कि सामाजिक अनुबंध के रूप में न्यायपूर्ण सत्ता। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अबुल फजल कहता है कि बादशाह जो है वो अपनी प्रजा के 4 सत्वों की रक्षा करता है। वो 4 सत्व क्या है, कहता है कि बादशाह जो है वो अपनी प्रजा की जान की रक्षा करता है, जीवन की रक्षा करता है, उनके धन की रक्षा करता है, संपत्ति की रक्षा करता है, उनके सम्मान की रक्षा करता है और उनके विश्वास
को बनाए रखता है, ठीक है, विश्वास की रक्षा करता है। तो एक तरह से ये 4 चीज़ें जो हैं इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? बादशाह की जिम्मेदारी है। ऐसे में जब बादशाह इनके लिए इतना कर रहा है तो ऐसे में इन लोगों को भी बादशाह के लिए कुछ करना चाहिए। तो बदले में बादशाह क्या कहते हैं, बादशाह का कहना यह है कि बदले में वे आज्ञा पालन, वो चाहता है कि लोग उसकी बातों को माने बादशाह की, और संसाधन जो भी मतलब जो भी चीज़ें हैं उसमें कुछ हिस्सा बादशाह को टैक्स के रूप में दे, ये मतलब कहा जाता है। तो ये सामाजिक अनुबंध हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा आपके पेपर में, क्वेश्चन आपके जो आएगा मैं आपको बता चुका हूँ। सुलह ए कुल इंपॉर्टेंट हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। आईने अकबरी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाबरनामा और ये अकबरनामा के आपके ये जो राइटर वगैरह के नाम है आपको ये भी याद रखने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में काफ़ी आते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हो तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखते हुए चलना है बिल्कुल। मिलते हैं अगले तीसरे पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।